गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम सी लैंग्वेज के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम सी के कुछ फंडामेंटल्स जैसे कि इंट्रोडक्शन। तो जो सी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सबसे पॉपुलर है और वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंप्यूटर प्रोग्राम्स को बनाने के लिए। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम प्रोग्राम्स बनाते हैं ताकि हम कोई भी टास्क कंप्यूटर पर कर सकें। तो जो सी लैंग्वेज है वो है एक जनरल पर्पस स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पर जनरल पर्पस का मतलब है कि वो कोई भी फील्ड का काम कर सकती है, वो बिजनेस से रिलेटेड भी कर सकती है, वो साइंटिफिक रिलेटेड से भी कर सकती है, वो आपका नॉर्मल काम भी कर सकती है। और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का मतलब है कि हम इसमें जो भी लिखेंगे वो स्ट्रक्चर्ड वे में लिखेंगे और वन बाय वन उसको एग्जीक्यूट करेंगे। जो भी इंस्ट्रक्शंस हम एग्जीक्यूट करेंगे वो टॉप से लेके बॉटम तक एग्जीक्यूट करेंगे। तो जो आपकी सी लैंग्वेज थी वो सबसे पहले जो डिज़ाइन और लिखी गई है वो है डेनिस रिची के द्वारा, और वो AT&T बेल लेबोरेटरीज़ में उन्होंने 1972 में लिखी थी। ठीक है, तो ये बेसिकली एक BPCL पहले लैंग्वेज होती थी जिसको हम B कहते थे, उसके बाद आई है तो इसलिए इसको हम सी लैंग्वेज कहते हैं। कुछ फीचर्स देख लेते हैं सी लैंग्वेज के। रिलायबल है, सिंपल है, आसानी से हम यूज़ कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स हमने लास्ट ईयर के सब्जेक्ट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फ़ीचर्स में भी डिस्कस किए थे। फिर जो हम प्रोग्राम सी में लिखते हैं वो एफिशिएंट है और फास्ट है। एफिशिएंट मतलब काफ़ी कम मेमोरी लेते हैं, और फास्ट मतलब काफ़ी तेज़ चलते हैं किसी भी कंप्यूटर पे। तो ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा डाटा टाइप्स हैं और काफ़ी पावरफुल ऑपरेटर्स हैं। सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स हैं और इसमें कुछ बिल्ट इन फंक्शंस पहले से अवेलेबल हैं जो आपको प्रोग्रामिंग आसान करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स बनाते हैं। रिकर्सिव प्रोग्रामिंग, रिकर्सिव होता है एक ही फंक्शन को बार बार कॉल करना। कोई ऐसी चीज़ है जैसे फिबोनाची होता है, तो फिबोनाची में हमें फिबोनाची को बार बार कॉल करना पड़ता था, तो उसको हम रिकर्सिव प्रोग्रामिंग कहेंगे। ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग भी अवेलेबल है एडवांस्ड वर्जन में। पोर्टेबल है, पोर्टेबल का मतलब जो आपने प्रोग्राम एक कंप्यूटर पर लिखा वो आप दूसरे कंप्यूटर पर जाकर भी रन कर सकते हैं। फिर है ये इसकी मदद से, सी लैंग्वेज की मदद से हम सिस्टम सॉफ्टवेयर और बिजनेस पैकेजेस दोनों ही लिख सकते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो OS के नज़दीक होते हैं, हार्डवेयर के नज़दीक होते हैं, जबकि बिजनेस पैकेजेस जो एप्लीकेशन साइड यूजर के ज़्यादा नज़दीक होते हैं। तो किसी भी टाइप के प्रोग्राम्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं। हम अपने खुद के फंक्शंस लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हैं और जिससे हम सी के एबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं। तो सी एक फॉर्मेट फ्री लैंग्वेज है, जिसका मतलब है इसमें कोई लाइन नंबर्स की ज़रूरत नहीं। हमने कोई भी स्टेटमेंट किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर लिखना हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसके अलावा कुछ एडवांस फीचर्स भी हैं जैसे पॉइंटर इम्प्लीमेंटेशन, बिटवाइज मैनिपुलेशन एक्सेट्रा। अब कैरेक्टर सेट, जब भी हम किसी लैंग्वेज को सीखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी वर्णमाला को जानते हैं। जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं A से लेके Z तक। सिमिलरली हिंदी में क्या होगा आपका A A I U से लेके आखिरी तक, फिर क ख ग से लेके लास्ट तक। तो ये इनके करैक्टर सेट है। सिमिलरली कंप्यूटर लैंग्वेज का भी कोई ना कोई करैक्टर सेट होगा जिसकी मदद से हम कोई वर्ड बनाएंगे, कोई नंबर बनाएंगे या कोई एक्सप्रेशन बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो लेटर्स होते हैं सी लैंग्वेज की करैक्टर सेट में। यहाँ पर अपर केस लेटर A से Z, लोअर केस लेटर स्मॉल a से स्मॉल z, फिर सभी डेसिमल यूनिट्स। उसके बाद कुछ सिंबल्स, ये ऑपरेटर्स हैं। फिर ये कुछ सेमीकोलन वगैरह है, डॉट सेमीकोलन, ये ब्रैकेट्स हैं डिफरेंट टाइप्स के। ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, और ये कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स हैं। तो इस टाइप से कई सारे स्पेशल सिंबल्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। वाइट स्पेसिस भी हम अलग अलग टाइप की यूज़ कर सकते हैं। ये था आपका करैक्टर सेट का। उसके बाद है कीवर्ड्स। जैसे हमने पहले ही बताया सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स हैं।
कीवर्ड्स का मतलब ये है कि इनका पहले से ही कुछ ना कुछ मतलब लैंग्वेज में डिफाइन है। अगर आप इसको किसी और तरीके से यूज करना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर पाएंगे। जहाँ पर भी आप इन वर्ड्स को यूज करोगे, जो उनका प्री डिफाइंड मीनिंग है वही मीनिंग माना जाएगा। जनरली ये लोअर केस में लिखे जाते हैं और इनको हम रिजर्व्ड वर्ड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये वर्ड रिजर्व्ड है, इनको हम आप वेरिएबल नेम्स वगैरह में यूज़ नहीं कर सकते। तो कुछ ये आपकी टेबल में सभी 32 के 32 दिए हुए हैं। अभी ये ज़्यादा समझ में नहीं आएंगे, जैसे आगे जाएंगे तो प्रोग्रामिंग में सारे यूज़ होंगे, जैसे ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, कॉन्स्ट, डबल, एल्स, इफ़, इंट, लॉन्ग, ये सारे आपके कीवर्ड्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम चेंज ना कर पाए या जो चेंज ना हो किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में। तो अगर हम सी प्रोग्रामिंग में एग्जीक्यूशन कर रहे हैं और कोई ऐसा क्वांटिटी है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते या जो चेंज पूरी में नहीं हुई, तो उसको हम कांस्टेंट कहेंगे। कांस्टेंट कई प्रकार के होते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट और करैक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट फर्दर इंटीजर और रियल, करैक्टर फर्दर सिंगल करैक्टर और स्ट्रिंग कांस्टेंट। जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट्स का मतलब है यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स होंगी, बट डेसिमल पॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे 1 2 3 2 5 6 2 2 5 5 2 3, तो ये सारे इंटीजर कांस्टेंट है और इसमें हम किसी भी टाइप का डेसिमल पॉइंट नहीं यूज़ कर रहे। इनके रूल्स क्या होंगे? एटलीस्ट 1 डिजिट होगा इंटीजर कांस्टेंट में, ना तो डेसिमल होगा ना ही एक्सपोनेंट होगा। कॉमास और ब्लैंक स्पेसिस भी नहीं हम इंक्लूड कर सकते। जो साइन है वो भी प्लस और माइनस का वो प्रोसीड करना चाहिए नंबर से पहले। डिफ़ॉल्ट साइन हमेशा पॉजिटिव होगा अगर हमने कोई भी साइन नहीं दिया है तो। अगर 16 बिट कंप्यूटर है तो इंटीजर की वैल्यू इतनी वेरी कर सकती है, ये जो लिख रखी है 32768 से लेके 32767 तक। बट आजकल 64 बिट कंप्यूटर्स आ गए हैं तो इनकी रेंज काफ़ी ज़्यादा हाई है। अब डेसिमल इंटीजर्स हैं वो 0 से 9 तक कोई भी डिजिट यूज़ कर सकते हैं। इसके एग्जांपल 18 हो गया, -11 हो गया, +39, 0, 8752, ये सारे आपके इंटीजर कांस्टेंट हैं। बट कुछ इंटीजर कांस्टेंट्स नहीं भी हैं, जैसे 28.0, इसमें डेसिमल आ गया तो इंटीजर कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर कोमा आ गया, यहाँ पर साइन बाद में है और यहाँ पर स्पेस है। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें रूल्स फॉलो नहीं करती तो इनको हम इंटीजर कांस्टेंट नहीं कह सकते। अब तक ये हमने डिस्कस किए थे डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। उसी तरह होते हैं ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम होता है जिसमें 0 से लेकर 9 तक नंबर्स होते हैं, वैसे ही ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है जिसमें सिर्फ 0 से लेकर 7 तक होते हैं नंबर्स, 8 9 नहीं होते। ठीक है, तो कंप्यूटर को बताने के लिए जनरली उन नंबर्स के आगे 0 लगाया जाता है। तो 0 का मतलब है कि ये ऑक्टल नंबर है और फिर ऑक्टल नंबर हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट। इसी तरह से हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल में आपके 16 नंबर्स हो सकते हैं, तो 0 से 9 तो है ही, उसके बाद A से लेके F तक। ठीक है, तो यहाँ पर आप 0x से स्टार्ट करेंगे, स्मॉल x या कैपिटल X, और वो लिखेंगे। उसके बाद आप जो भी आपका नंबर हेक्साडेसिमल में है, ये डेसिमल नंबर भी डेसिमल में नहीं है, नंबर भी हेक्साडेसिमल में, तो 07 0x 7AB 0x 6F, तो एक उसके एग्जाम्पल है। उसके बाद है आपका रियल फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स। रियल कांस्टेंट्स को हम फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स भी कहते हैं। और रियल कांस्टेंट्स में एक नंबर होता है जिसमें या तो डेसिमल पॉइंट होगा या एक्सपोनेंट होगा या दोनों चीज़ भी हो सकती हैं। तो दो तरीक़ों से हम इनको लिख सकते हैं। तो दो तरीक़ों से हम इसको लिख सकते हैं। पहला है फ्रैक्शनल फॉर्म।
फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या होगा, रूल्स तकरीबन वैसे ही हैं, 1 डिजिट होगी, एक डेसिमल पॉइंट होगा, उसके अलावा कॉमास और ब्लैंक स्पेसेस नहीं होंगे, साइन पहले आएगा, साइन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिफ़ॉल्ट साइन आपका पॉजिटिव होता है। तो बेसिकली यहाँ पर हमने नंबर्स लिखे हैं जिसमें हम डेसिमल पॉइंट्स हमने ऐड किए हुए हैं। दूसरा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, रियल कांस्टेंट्स। इसमें 3 हिस्से होते हैं, एक होता है मैंटिसा, एक ई होता है, ई की पावर एक्सपोनेंट जिसे हम कहते हैं, और जो उसकी पावर होगी वो हम लिखेंगे एक्सपोनेंट में। तो मैंटिसा, ई और एक्सपोनेंट। तो मैंटिसा यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जैसे हमने पिछली बार डिस्कस किया 1.35 या 0.0, वो आपका कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है, उसमें कोई भी रियल नंबर हो सकता है और उसमें डेसिमल नंबर्स में वो एक्सप्रेस किया जाएगा। दूसरा है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट हमेशा, अब एक्सपोनेंट की बात आई है, एक्सपोनेंट यानी पावर हमेशा इंटीजर नंबर होगा जिसमें प्लस या माइनस साइन हो सकता है। जो मैंटिसा पार्ट है उसमें प्लस या माइनस साइन हो सकता है और डिफ़ॉल्ट साइन पॉजिटिव है। मैंटिसा और एक्सपोनेंट पार्ट को आप लेटर ई से सेपरेट करेंगे। कॉमास और ब्लैंक स्पेसेस नहीं हो सकते। रेंज ऑफ कॉन्स्टेंट्स भी आपको मेंशन कर रखी है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स जैसे 0.5 ये आपका मैंटिसा पार्ट है, फिर ई लिखा और एक्सपोनेंट पार्ट आपका 3, तो 3 ये हमेशा एक्सपोनेंट पार्ट इंटीजर में होगा। 0.5 आपका डेसिमल्स में हो सकता है। फिर माइनस साइन के साथ -1.2 ई, और पावर भी माइनस में है बट इंटीजर है। इसी तरह से प्लस दिखाना हो तो E+9। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। कुछ वैलिड जो नहीं है, इसमें कॉमा है, सेकंड में डेसिमल पॉइंट भी नहीं है, एक्सपोनेंट भी नहीं है, थर्ड में जो एक्सपोनेंट है वो आपका किस में पॉइंट्स में है तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता। यहाँ पर आपने डॉलर सिंबल लगा दिया तो वो पॉसिबल नहीं। तो इस तरह से हमें ध्यान देखकर रियल कांस्टेंट्स बनाने चाहिए। उसके बाद है सिंगल कांस्टेंट कैरेक्टर्स। सिंगल कैरेक्टर में कांस्टेंट्स में क्या होगा, एक सिंगल कैरेक्टर होगा जिसको हम पोस्टोफिस में सिंगल कोटेशन मार्क्स में इनक्लोज करेंगे। तो ये लेटर भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, या कोई स्पेशल कैरेक्टर भी। तो ये एग्जांपल है क्यू देखे तो आपको यहाँ पर उसमें है, फिर ए, ये आपका कोलन आ गया, ये आपका 5 आ गया। तो किसी भी टाइप का कैरेक्टर आप इन्वर्टेड कॉमास में अगर डालेंगे सिंगल कोटेशन कॉमास में तो उसको हम कहेंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट कैरेक्टर, सिंगल कांस्टेंट कैरेक्टर। दूसरा है स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट्स में सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होंगे जिनको हम डबल कोट्स में डालेंगे। तो जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे जिनको हम डबल कोट्स में डालेंगे वो बन जाएगी हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट्स। तो ये इसके एग्जांपल हैं, जैसे यहाँ पर हमने D.S.C को एक इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया, 2 जार 1 को 1, यहाँ पे कैरेक्टर 1 से ज़्यादा है, ये कोई एक्सप्रेशन डाल दी, ठीक है। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट्स भी होते हैं। ये स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं और हर चीज़ का कोई ना कोई मतलब होता है। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम आसानी से कीबोर्ड से स्क्रीन पर टाइप नहीं कर पाते, तो उसके लिए हमने ये बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट्स यूज़ किए हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इनको पढ़ेंगे। एक तो मेन ये है /n। /n का मतलब है अगर हमने कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लेके जाना हो प्रोग्रामिंग करते वक्त। और दूसरा अगर हमने सिंगल कोट ड्रॉ करना हो तो फॉरवर्ड स्लैश के बाद सिंगल, और इसी तरह से फॉरवर्ड स्लैश के बाद डबल। तो इस तरह से हम सिंगल कोटेशन या डबल कोट बना सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के जैसे जैसे यूज़ होंगे आप समझेंगे। तो क्लास आज हम यहीं तक वेरिएबल्स और कर लेते हैं आज। तो आज हम वेरिएबल्स तक करेंगे। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक डाटा नेम दिया जाता है जिसमें हम कोई ना कोई वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो वेरिएबल में टेक डिफरेंट वैल्यूज़ एट डिफरेंट टाइम्स।
एक वेरिएबल के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकते हैं डिफरेंट टाइम के अंदर, जिसमें प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करेंगे। वेरिएबल्स को यूज करने से पहले हमें उन्हें डिफ़ाइन करना पड़ता है। तो सबसे पहले वेरिएबल के नाम के रूल्स देख लेते हैं। एक तो वेरिएबल का में 3 चीज़ें हो सकती है, लेटर्स, डिजिट्स या अंडरस्कोर। ठीक है, जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो हमेशा लेटर होगा। स्पेशल सिंबल और ब्लैंक्स अलाउड नहीं है। कीवर्ड या रिजर्व वर्ड्स को हम नहीं यूज कर सकते एज ए वेरिएबल। बोथ अपर केस एंड लोअर केस आर अलाउड, और उनको हम अलग अलग मानेंगे। जैसे कि वेरिएबल ये सम और ये सम अलग अलग है, एक नहीं है। ठीक है, तो वेरिएबल जनरली जितना भी बड़ा हो सकता है, एक स्पेसिफिक लिमिट होती है कंपाइलर पे डिपेंडेंट, उस लिमिट तक हम वेरिएबल का नाम बना सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, एरिया, डिस्टेंस, सम, टेबल, ये आप वेरिएबल नाम्स दे सकते हैं। कुछ इनवैलिड नाम, राम कुमार इनवैलिड क्यों है? क्योंकि स्पेस दे दिया है। फिर करेक्टर इनवैलिड क्यों है? क्योंकि CHAR आपका कीवर्ड है। 8th में आपका पहला डिजिट लेटर होना चाहिए था, वो लेटर नहीं डिजिट है। और तीसरा लास्ट जो है प्राइस डॉलर, उसमें क्योंकि डॉलर साइन है तो इसलिए वो भी आपका करेक्ट नहीं है। तो क्लास आज हमने इंट्रोडक्शन करी है इसकी, इस पहला लेक्चर था हमारा। हमने कीवर्ड्स के बारे में, करेक्टर सेट के बारे में, कॉन्स्टेंट्स के बारे में, उसकी टाइप्स के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।